और चलिए उत्तराखंड की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए 21 दिन के लॉकडाउन के आखिरी दिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया। 20 अप्रैल के बाद कुछ इलाकों में छूट मिल सकती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार की क्या तैयारियां हैं। दूसरे चरण की तैयारी का सवाल है तो अभी 20 तारीख तक तो हमारा जो लॉकडाउन अभी चल रहा है वो ठीक इसी तरह से चलता रहेगा। हमने उत्तराखंड को ए और बी 2 कैटेगरी में हमने यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बांटे हैं। जो कोरोना मुक्त हैं या जो अब 2-3 दिन में कुछ और जनपदों की संभावना है तो वो हमारे जनपद ए श्रेणी में आ जाएंगे। और जो 4 जिले हमारे हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल, ये हमारे बी कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी लॉकडाउन ये अभी लगातार चलता रहेगा। अभी कल दोपहर तक भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं या जो उनके एडवाइजरी है वो हमको मिल जाएगी। उसके आधार पर हम आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो हमारे ए कैटेगरी के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 20 तारीख के बाद जो बहुत ज़रूरी काम है, निर्माण के काम है, 4 धाम यात्रा मार्ग है, अगर भारत सरकार हमको परमिशन करती है तो हम 4 धाम यात्रा मार्ग का काम ये प्रारंभ कर लेंगे। जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको भी हम प्रारंभ करेंगे, ऐसा हमने मोटा मोटा विचार किया है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार को केंद्र की एडवाइजरी का इंतजार है। एडवाइजरी के बाद अपना रोड मैप जो है सरकार जारी करेगी। कुछ जिलों में दी जा सकती है रियायत, सचिवालय में भी शुरू कराया जा सकता है कामकाज। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, फिर भी ठीक है एडवाइजरी का इंतजार है, लेकिन अंदर खाने किस तरह की खबरें, कहाँ रियायत दी जा सकती है? ऐसा कहा जा रहा है कि 2 कैटेगरीज में फैसला लिया जा सकता है। देखिए जीनत, राज्य सरकार ने जो पहले तय किया था कि 14 अप्रैल के बाद जो ए कैटेगरी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें सख्ताई जारी रहेगी, लेकिन जो 9 जिले शेष हैं जिनको बी कैटेगरी में रखा गया है, इन जिलों को, पहाड़ के जो जिले जहां पर कोरोना पॉजिटिव का अभी तक एक भी मामला नहीं आया, उनमें कुछ रियायत दे दी जाए। लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शुरुआती 1 हफ्ता यानी 20 अप्रैल तक तमाम जिलों में, तमाम गलियों में, तमाम मोहल्लों में सख्ती बरती जाएगी और इसकी समीक्षा की जाएगी कि यहाँ पर लॉकडाउन का किस तरह से पालन हो रहा है, यहाँ पर कोई नया मामला आ सकता है या नहीं आ सकता। और उसके बाद 20 अप्रैल तक के लॉकडाउन की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद कुछ जगह छूट ढील दी जा सकती है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने भी अपना प्लान चेंज किया। आज राज्य सरकार को सेंटर की एडवाइजरी मिल जाएगी कि किस तरह से लॉकडाउन का आगे का रोड मैप होगा। और कल राज्य सरकार ने इस एडवाइजरी को मिलने के बाद, इसके अध्ययन के बाद, कल अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है, उसमें तमाम अधिकारी भी होंगे और उसके बाद तय किया जाएगा कि जो राज्य के, क्योंकि जैसे अभी मुख्यमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा कि केवल 4 जिले यहाँ पर बेहद संवेदनशील है जहाँ से कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार आए हैं, लेकिन पहाड़ के 9 जिलों में ऐसी स्थिति नहीं है। तो वहाँ पर फिर 20 अप्रैल के बाद अब ढील देने की बात की जा सकती है, खासकर क्योंकि जीनत, अगर एक छोटा सा उदाहरण हम लें तो प्रदेश में फूलों का करीब 250 करोड़ के आसपास का कारोबार होता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये पूरा जो काम धंधा है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, लोगों को भारी नुकसान। बिल्कुल, और इस तरफ ध्यान जरूर सरकार देगी, हो सकता है कि थोड़ी राहत मिले यहाँ पर। शुक्रिया सुनील आपका। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सही बताया। उन्होंने कहा है कि महामारी से बचाव के लिए कदम बहुत जरूरी है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जी ने तो जो है इस लॉकडाउन को पहले ही बढ़ाने का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि पूरे देश के अंदर जो है लॉकडाउन की जो अवधि है उसे बढ़ाया जा रहा है। सब लोग जो है सरकार के साथ खड़े हैं। इस महामारी पर विजय पाने के लिए यही रास्ता है। उत्तराखंड में 2 और जमातियों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। हरिद्वार में कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों जमाती लक्सर और भगवानपुर के रहने वाले हैं। हरिद्वार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 हो गई है। 11 अप्रैल को दोनों जमातियों को मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अब दोनों जमातियों के परिजनों के सैंपल भी लिए जाएंगे। प्रदेश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 35 हो गई है।
बड़ी खबर हल्द्वानी से। कर्फ्यू के उल्लंघन पर केस। वनभूलपुरा में 28 लोगों पर देर रात मुकदमा दर्ज किया गया है। कर्फ्यू के बावजूद झुंड में निकले थे बाहर। डीजी लॉ एंड ऑर्डर करेंगे वनभूलपुरा का दौरा और वनभूलपुरा में लगाया गया है कोरोना की वजह से कर्फ्यू। डीजी अशोक कुमार अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। देखिए, यह विवाद रविवार से चल रहा है। एक इमाम और उनके कुछ सहयोगी, क्योंकि ये जमातियों के टच में आए थे, इन्हें लेने के लिए प्रशासन की टीम जाती है ताकि क्वारंटाइन किया जा सके। अफवाह फैलती है और अफवाह के बाद से 3-4 हजार की भीड़ आ जाती है और तब से लेके अभी तक हॉट टॉपिक ये बना हुआ है। शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, रविवार से लेके अभी तक हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अफवाहें यहाँ पर नहीं थम रही हैं और कुछ लोग हमें कहें कि अपनी मूर्खता से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पूरे इलाके में अब जब कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 28 लोग पकड़े गए जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और जिन्हें इसमें से कई लोग इकट्ठे चल रहे थे। तो इसलिए पुलिस की मजबूरी थी कि इनके खिलाफ केस किया जाए। और क्योंकि पुलिस लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी, हर गली में जा करके जहां बड़ी गाड़ियां जा सकती वहां बड़ी गाड़ियां जा करके, जहां स्कूटर बाइक्स जा सकते थे वहां स्कूटर बाइक्स जा करके पुलिस के जवान अनाउंस कर रहे हैं कि आप अंदर रहिए, आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ये समझने का नाम नहीं ले रहे और समझने का नाम नहीं ले रहे कि आप अंदर रहिए और घर के अंदर सुरक्षित रहिए। तो यही वजह है कि पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ रही है। आज जो है डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार यहाँ का दौरा करेंगे और यहाँ का सिक्योरिटी का जायजा लेंगे। और महज जीनत पे बता दूं, महज कुछ 2-2.5 हजार लोगों की वजह से ये पूरी की पूरी 1.5 से 1.5 लाख की आबादी परेशान हो रही है। क्योंकि थोड़ा बहुत भी जो रिलैक्सेशन मिल रहा था लॉकडाउन के दौरान या सीलिंग के दौरान भी, एक परचून की दुकान खुली रह रही थी, एक दवा की दुकान खुली रह रही थी। अब प्रशासन ने सख्ती बरत दी है और पूरे के पूरे इलाके में एक छोटा सा इलाका। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कैसे नगर निगम की टीमें इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है, हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने जानकारी। वनभूलपुरा के पूरे इलाके में कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया है और यही वजह है कि पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तो तैनात है ही, साथ में जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, घर घर का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। और ये नगर निगम की गाड़ियां आप देखिए किस तरीके से सैनिटाइजेशन के लिए निकली हुई हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बल्कि अनगिनत गाड़ियां यहाँ निकाली जा रही हैं और हर घर को सैनिटाइज करने की कोशिश हो रही है। और ये हर गलियों में जाएंगे और सैनिटाइज करते हुए निकलेंगे ताकि जिन लोगों को कर्फ्यू के भीतर, घरों के भीतर रोका गया है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है और एहतियातन सभी घरों का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कैमरा कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। ऋषिकेश के मुनि की रेती, तपोवन और स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में रह रहे विदेशी पर्यटकों का लौटने का सिलसिला जारी है। ब्राजील की एम्बेसी के सहयोग से ब्राजील सहित अन्य देशों से 82 विदेशी पर्यटक 3 बसों में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां से मेडिकल चेकअप के बाद ये विदेशी पर्यटक विशेष विमान से अपने देश रवाना होंगे। कोरोना महामारी के दौरान अब दून में पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवान और एनसीसी कैडेट भी ड्यूटी पर तैनात दिखेंगे। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस को 1 बटालियन आईटीबीपी और करीब 200 जवान एनसीसी के मिले हुए हैं जो पुलिस में हो रही कमी को दूर करेंगे। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी का कहना है कि इनके मिलने से पुलिस को कई मदद मिलेगी। कमांडेंट से, उनके माध्यम से भी एनसीसी के कुछ कैडेट्स हमको मिल रहे हैं और मुझे उम्मीद है बेहतर ड्यूटी करेंगे। लगभग 120 के आसपास उन्होंने भी बताया है और हमारा प्रयास ये है कि 200 के आसपास जो है वो एनसीसी कैडेट्स अगर हमको मिल जाते हैं तो जो भी उनके नज़दीकी थाना क्षेत्र होंगे वहाँ पर उनको ड्यूटी में इस्तेमाल किया जाएगा। और जो एनफोर्समेंट में जो पुलिस कर्मचारी तैनात हैं उनको जो भी हेल्प एनसीसी कैडेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग उनसे। कोरोना महामारी के दौर में आइसोलेशन वार्ड की राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में कमी है, लेकिन आईआईपी देहरादून अब घरों में ही आइसोलेशन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर रही है जो कोरोना काल में क्रांतिकारी हो सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देश में पहली बार अब नॉर्मल हवा से मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण करने जा रहा है जो लोगों को बेहद सस्ती मिलेगी। आईआईपी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो सामान्य हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकालकर केवल मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करेगी। जो हमारा रहेगा कि हम डेली का टारगेट हमारा रहेगा कि 50 लीटर या उससे ऊपर हम दे सकें, क्योंकि अभी तो मिनिमम तो हम 50 लीटर टारगेट करें पर मैक्सिमम जो है उससे भी ऊपर हम लोग ले जा सकते हैं, प्रोसेस के ऊपर है।
IIP के इस क्रांतिकारी आविष्कार से कोरोना महामारी में आइसोलेशन के लिए सिर्फ अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और घरों में भी इन ऑक्सीजन मशीनों से आइसोलेशन तैयार हो सकेगा। जैसे मैंने कहा, पुणे वाले लैब में ऑक्सीजन को पहले 40% पे लेके आते हैं। नॉर्मल हवा में ऑक्सीजन लगभग 20 से 22% होता है, उसको बढ़ा के 40 पे पुणे वाले ले आएंगे, 40 से 90 तक हम ले आएंगे। कोरोना के खिलाफ इस आविष्कार को बड़ा हथियार माना जा रहा है, जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो सकता है। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18। और लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़ में भी नेपाल, यूपी और बिहार के लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, जिनके लिए पहाड़ी खाने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे इनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। कोरोना वायरस उन लोगों पर ज्यादा असर डाल रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन पिथौरागढ़ में लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए समाज सेवी संस्थाएं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला भोजन दे रहे हैं, जिससे वो इस खतरे से बच सकें। और विगत 22 दिन से हम यहाँ पर लगातार भोजन कर रहे हैं और एक हम कभी भटिया, कभी पलियो, कभी भटकी चढ़कियानी और कभी आपका भट पापड़ की सब्जी और अलसी की चटनी, इस टाइप का व्यंजन इन लोगों को खिला रहे हैं। पिथौरागढ़ के कॉलेज में बने राहत शिविर में यहाँ रुके लोगों को पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। सेवा संकल्प ग्रुप के युवा मजदूरों को भटिया, भटकी चुड़कानी खाने को दे रहे हैं, साथ ही साथ पापड़े की दाल भी इन्हें दी जा रही है। 29 तारीख से लगातार जो है कि 3 टाइम का भोजन, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना। सुबह हम जो है कि ज्यादातर हम जोर दे रहे हैं पहाड़ी व्यंजनों पे। 12 युवाओं का ग्रुप बीते 29 मार्च से यहाँ मौजूद लोगों को 3 वक्त का खाना खिला रहा है और यही वजह है कि अपनों से दूर होने के बावजूद यहाँ शिविर में रह रहे लोग बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोविड-19 जैसे अदृश्य और बिल्कुल नए दुश्मन के खिलाफ भी उत्तराखंड के पास प्रशिक्षित जवानों की टीम है, जो इस तरह के बायोलॉजिकल वॉर से निपटने के लिए ट्रेंड भी है। देखिए, कोरोना जैसी महामारी के बीच सब खुद को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, लेकिन कई संस्थाएं और लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिनमें से SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी है। इनके पास बायोलॉजिकल वॉर के लिए 40 जवानों की एक ट्रेन टीम है, जिनको केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन जैसे खतरों से निपटने में महारत हासिल है। इन्हीं जवानों को इन दिनों प्रदेश भर में कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड की सुरक्षा में तैनात किया गया है। PPE किट से लैस ये जवान 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं। जो कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड्स हैं, जहां पर डेफिनेटली जो संक्रमित व्यक्ति है, जिसका पुष्टि हो चुकी है कि कोरोना से पॉजिटिवली संक्रमित है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, इनर कॉर्डन ड्यूटीज़ हैं, वो SDRF के द्वारा संपादित की जा रही हैं, जो कि वास्तव में काफ़ी हाई रिस्क जोन है। इसमें जो भी सावधानियां हमारे द्वारा बरती जाती हैं, जो प्रॉपर PPEs हैं, उनको पहना जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी सैनिटाइजेशन की कार्यवाही है, उसको प्रॉपरली प्रचलित किया जाता है। जो भी कर्मचारी हैं, उनको भली भांति ब्रीफ किया जाता है। जवानों की इस ट्रेंड फौज में 25 ट्रेनर और 3 मास्टर ट्रेनर भी शामिल हैं, जो इन दिनों पुलिस, PRD, होमगार्ड से लेकर GMVN और KMVN के कर्मचारियों को जागरूक और प्रशिक्षित कर रहे हैं। जो SDRF का जो बेसिक ट्रेनिंग है, ये CBRN, तो उसी पे हमें बेसिक पढ़ाया जाता है कि CBRN के संबंध का बेसिक नॉलेज पे दिया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने जो उसकी TOT की है, वो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से की है, प्लस कुछ जवानों ने हमारे जो ट्रेनिंग की है वो 5th बटालियन पुणे से की है। इसके पश्चात हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और एक जवान ने इसकी मास्टर ट्रेनिंग जो ली है वो 5th बटालियन पुणे से ली और इसी साल ली थी। अक्टूबर 2013 में गठित SDRF के पास वर्तमान में कुल 459 जवान हैं। SDRF ने पिछले 7 सालों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तराखंड SDRF दूसरे राज्यों के लिए भी कई बार संकट मोचक साबित हुई है, जो अब तक लगभग 1100 रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। कोरोना अब एक नई चुनौती है, जिससे SDRF डटकर मुकाबला कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। लॉकडाउन के सेकेंड फेज के साथ ही उत्तराखंड में भी इसका असर पड़ेगा। अब उद्योग जगत ने स्वयं स्वागत तो किया इसका, लेकिन साथ ही चेताया है कि राज्य को आने वाले समय में आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है और इसके लिए रोड मैप बनाना होगा। चारधाम यात्रा अप्रैल से शुरू होने वाली है और इस बीच जो टूरिज्म गतिविधियां आपने देखे कि पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है।
21 दिन का पहले लॉकडाउन था, 19 दिन का दूसरा लॉकडाउन का फेज होगा। इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की इकोनॉमी पर? इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उत्तराखंड पर तो आने वाला है, जबकि शुरू भी हो गया है, क्योंकि जितने भी पहाड़ों में भी क्या और दूसरे भी हमारे जितने भी शहर हैं, इनमें जो इंडस्ट्री का दूसरे जो पर्यटक आते हैं वो उनका आना बिल्कुल ही रुक जाएगा और आगे कुछ महीने तक भी नहीं आएगा खुलने के बाद भी। मगर इसके साथ जो आर्थिक संकट इसके पास आएगा उसके लिए तैयारी करने के लिए सरकार को बहुत सारे नए कुछ सोचने पड़ेंगे कि उनको एक्टिविटीज़ को, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को और तरीके से करके उनको किस तरह से उन लोगों के जो जीवन उसके ऊपर निर्भर है उसको किस तरह से उसका देखभाल की जा सके। तो आप थे अशोक विंडलास, आपका कहना है कि सरकार को कुछ बीच का मार्ग निकालना चाहिए इसके बाद जो इकोनॉमी पर जो संकट आएगा उससे उभरने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया और इसके बाद कई मजदूर अब घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही 4 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा जो भवाली से काशीपुर के लिए पैदल ही निकल गए थे और तल्लीताल पुलिस ने पकड़कर होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। राशन पानी की दिक्कत है सर, 20 तारीख में आए थे और 21-22 में लॉकडाउन हो गया सर, काम भी नहीं चल रहा। अब सर बताइए खाने को भी क्या करें, हम अपने घर जा रहे थे और सर हमको यहाँ नैनीताल में पकड़ लिया था पुलिस वालों ने। किसी को द्वारा इनको फिट घोषित कर दिया गया है और होम क्वारंटाइन की इनको सलाह दी गई है। तो अभी इनको जहाँ से ये लोग आए हैं, अपने डेरा है इनका भवाली में कहीं पर, तो इनको वहाँ पर छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहीं पर ये लोग होम क्वारंटाइन रहेंगे। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद प्रशासन भी और सख्त हो गया है। नैनीताल में भी सड़कों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और वाहनों को चेक किया काफी सख्ती के साथ। प्रशासन का साफ कहना है कि शहर में राशन और जरूरी सामानों की पूरी व्यवस्था की गई है, लिहाजा लोग भी नियमों का पालन करें। खबर रामनगर से है, जहां क्वारंटीन किए गए एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि पुलिस जवान की मुस्तैदी की वजह से उसे बचा लिया गया है। व्यक्ति को मेडिकल भी उसका कराया गया, मुकदमा दर्ज किया गया है उस पर। 1 अप्रैल को उसे रिजॉर्ट में क्वारंटीन किया गया था और युवक लगातार अपने परिवार के पास भेजे जाने की मांग कर रहा है। आज क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया, जहां पर नियुक्त पुलिसकर्मियों द्वारा उसे समय रहते हुए दरवाजा तोड़कर आत्महत्या का प्रयास करने से विफल कर दिया गया। उस व्यक्ति को का उपचार किया जा रहा है तथा उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान देवप्रयाग पुलिस ने मिसाल कायम की है। देवप्रयाग थाने में तैनात पुलिसकर्मियों ने 48 ग्राम पंचायतों के 101 गांवों को गोद ले लिया है, जहां पुलिसकर्मी जरूरतमंदों को अपने वेतन से राशन और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। थाने में तैनात 24 सिपाहियों ने 2-2 गांव और 5 सब इंस्पेक्टर्स ने 8-8 गांव और थानाध्यक्ष ने 13 गांवों को गोद लिया है। को 2 गाँव, एसआई को 8 गांव और स्वयं मेरे को 13 गांव मेरे उसमें पड़े हैं, तो मैंने इनको गोद ले लिया है। अगर इन गाँव में राशन संबंधी या चिकित्सा संबंधी कोई भी जरूरत पड़ती है तो हम उसको अपनी तनख्वाह से उनको प्रदान करेंगे। हम सभी कर्मचारियों ने अपने क्षेत्र के 101 गाँव को गोद लिया है। किसी भी गरीब व्यक्ति को यदि कोई खाद्य, चिकित्सा संबंधी कुछ भी सहायता की जरूरत होगी तो वो हम लोग अपने खर्चे से देंगे। उधर पिथौरागढ़ में नेपाल से सटे जौलजीबी में रोके गए करीब 250 नेपाली मजदूरों को मुख्यालय लाया गया और प्रशासन का कहना है कि जौलजीबी जैसे छोटे इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कठिन हो रहा था, जिसे देखते हुए नेपाली मजदूरों को मुख्यालय में मौजूद डिग्री कॉलेज शिविर और कनाली छीना में शिफ्ट कर दिया गया है। नहीं, वो जौलजीबी में चूंकि स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पर चाह करके भी इनकी सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो जिसको देखते हुए इनको यहाँ भी लिया गया और बीच में कनाली छीना ब्लॉक में भी इनकी व्यवस्था कर दी गई है। चमोली में लॉकडाउन के दौरान फूड वैन बहुत कारगर साबित हो रही है, जिसके जरिए लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा कई इलाकों में इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैन के जरिए रोजाना सैकड़ों लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। जिला प्रशासन ने जिला योजना के तहत बेरोजगारों को ये गाड़ियां दी, जो अब लॉकडाउन में काम आ रही हैं। दाल चावल, कड़ी चावल, जैसा भात आदि इस प्रकार की चीजें गरीब जनता तक, जो गरीब लोग हैं उनको खिलाया जा रहा है।
इससे बचने के लिए कई लोग गीतों के जरिए भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। थल की बजारा गीत से अपनी लोक गायकी का लोहा मनवाने वाले लोक गायक बीके सामंत ने कोरोना पर लोगों को अपने ही अंदाज में जागरूक किया है। चंपावत के रहने वाले बीके सामंत लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं, सुनिए। समझा तुम यो बात, अब समझा कौची सरकार सब, तुम घरा में ही रोना, रोच कोरोना सुना, फुट भर धरोना, रोच कोरोना। आप समझा और लेके समझा तुम यो बात, आप समझा और लेके समझा तुम यो बात, कर आराम दिन। खबर उत्तरकाशी से, जहां बड़कोट में जरूरी सेवा में लगातार वाहन हादसे का शिकार भी होते जा रहे हैं। बचाए एक वाहन और बताया जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग के जरिए वाहन जा रहा था जो बीच यमुना नदी में फंस गया। तो देखिए ज़रूरी सेवा में जो वाहन लगे हुए हैं कितनी दिक्कतों के बाद आम लोगों तक पहुंचते हैं, यहाँ पर ये वाहन फंस गया। और एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।